ओके, उम्मीद करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और ज़ोरों शोरों से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि आपके पास देखा जाए तो इफेक्टिवली अब जो है 20 डेज़ के आसपास है ना बच्चों। अब इस समय जो टॉपर होगा वो क्या करेगा, मैं आपको बताता हूँ। जो इतने सालों का अनुभव और इतने सारे टॉपर्स को पढ़ाने का जो अनुभव है उसके बेसिस पे मैं बताता हूँ, और मैं अपना खुद अपने स्ट्रेटजी बताता हूँ। इस समय उसी बच्चे के अच्छे मार्क्स आएंगे फाइनल्स में जो केवल मैक्सिमम दो काम कर रहा होगा। एक तो रिवीजन कर रहा होगा, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंसान आखिरी मौके पर बहुत भूलता है। और दूसरा जो सैम्पल पेपर लगा रहा होगा। ठीक है ना, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए दो लोग हैं, दो बच्चे हैं, राम और श्याम। अगर दो बच्चे हमारे पास हैं, ठीक है, राजू और एक बच्चा हमारे पास है राम। दोनों क्लास 10th में है या 12th में है, जैसा आप कहो। ठीक है, कंफ्यूज्ड है, समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। अब ये वाला बच्चा स्माइल इसलिए कर रहा है क्योंकि इसकी रिवीजन हो गई है कम से कम 3 टाइम्स। इसके एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हो गए हैं 3 टाइम्स। इसके पी बाई बी क्यू भी हो गए हैं 2 टाइम्स। मल्टीपल टाइम क्यों करना है? क्योंकि देखिए बच्चे, बहुत सारा पेपर, अगर आप मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में अगर आप ध्यान देंगे तो एग्जैक्ट रिपीट होता है। ठीक है, इसके पास शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं जो कि डेरिवेशन है और फॉर्मूले हैं। इसके पास हर चैप्टर के 1 पेज के शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं। 1 पेज का आपका शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, बस 1 पेज का ही होना चाहिए, एक चैप्टर का 1 पेज का। सारे डेरिवेशन इसके फिंगर टिप पे है और इसने 30+ सैम्पल पेपर कर लिए हैं। यहाँ भी ये बच्चा है, ये बच्चा बार बार एनसीईआरटी पढ़ रहा है, बार बार पढ़ रहा है, लाइन इस पे पढ़ रहा है, अच्छी बात है, पढ़ रहा है। लेकिन इस बच्चे को ये कभी पता नहीं चलेगा कि उस एनसीईआरटी के पैराग्राफ से क्वेश्चंस क्या बनेंगे, उस एक्टिविटी से क्वेश्चंस क्या बनेंगे, क्योंकि पेपर सीधा सीधा अब नहीं आता है। अगर आप 4-5 साल के पेपर आप उठा के देखते हो बच्चों, पेपर का ट्रेंड बदल चुका है। और पहले ही सीबीएसई भी लिख के आपको देती है कि हम पेपर जो भी पूछेंगे बच्चों से वो हम पूछेंगे एप्लीकेशन बेस्ड पूछेंगे, है ना बच्चे? हम आपसे पेपर कैसा पूछेंगे? एप्लीकेशन बेस्ड पूछेंगे। और ये बात बच्चों को पता है, टीचर भी स्टार्टिंग से बोलते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फॉलो नहीं करते। अब फॉलो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बच्चों बहुत सारे चीज़ें से, डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं। उनकी दोस्ती, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया और बहुत सारा काम उनके ऊपर। साथ ही साथ इस समय बच्चों के साथ समस्या क्या चल रही है? इस समय बच्चे अगर जो भी नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं, एक तो उनका नीट जेई मतलब जेई का पेपर 22 से, स्कूल में प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, कुछ के अभी प्री बोर्ड खत्म हुए हैं, कुछ के प्री बोर्ड चल रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो प्री बोर्ड में फेल हो गए हैं तो उनके री एग्जाम्स चल रहे हैं, रेमिडियल पेपर हो रहा है, फिर से हो रहा है। तो ऐसे करते करते आपका पूरा जो है जनवरी वो निकल जाएगा। क्योंकि आप देखो आज 14th हो गई, वी हैव ओनली 15 डेज 16 डेज इन दिस मंथ, ये मंथ कंप्लीट हो जाएगा। और फैब में आपको पता भी नहीं चलेगा, जैसे ही फरवरी चालू होगा आप कहाँ गायब हो जाओगे पता नहीं चलेगा, और फिर आपके पेपर हो रहे होंगे। ये वाला बच्चा तो खुश है। प्रॉब्लम जो आएगी वो आएगी इस वाले बच्चे को। इसका ना प्रैक्टिस हुआ है, ना रिवीजन हुआ है, ना पीवाई बीक्यू हुआ है, ना शॉर्ट नोट्स कंप्लीट है, ना नोट्स कंप्लीट है, कुछ नहीं कंप्लीट है। ये बच्चा लॉस्ट है। ठीक है, तो आप लोग इस वाले कैटेगरी में मत आइए, राजू बन गया जेंटलमैन वाली कैटेगरी में आइए। ठीक है, जैसे आज मैंने क्लास रखी है, अब आज जो हमें पढ़ना है, क्योंकि हम लोग अब मिसलिनियस टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, मिक्स टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक हमें पहले तो जो चैप्टर टफ लगा उसके हिसाब से रिवीजन कर रहे हैं, प्लस जो टॉपिक हमें टफ है उसके हिसाब से रिवीजन कर रहे हैं। सो हम लोग को टेलीस्कोप पढ़ना है।
उसके बाद हमें टेलीस्कोप में दो चीज़ है, एक तो आपकी है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का केवल थ्योरी आपके सिलेबस में है, उसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। तो आप अगर एसएलओरा से पढ़ लेंगे तो भी आपका हो जाएगा। टेलीस्कोप आपको पढ़ना है। टेलीस्कोप में आपको दो टेलीस्कोप पढ़ने हैं। पहला रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और दूसरा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में फिर दो टाइप के पढ़ेंगे आप लोग, और ये ओनली थ्योरी पढ़ेंगे। इसमें 2 नंबर में आता है, इससे अगर आना भी होगा तो ओनली 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा इससे। इसके चांसेस कम होते हैं आने के, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। इसमें आपको कंस्ट्रक्शन, मैग्निफिकेशन प्लस PYBQ क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, चलिए हम आपको सिखाते हैं कैसे होगा ये। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप को ही हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी कहते हैं। ठीक है, प्लीज़ बच्चों पढ़ना शुरू कर दो। अगर जो नहीं पढ़ रहे हैं, बैक बेंचर्स भी कह रहा हूँ, क्योंकि अब तो बैक बेंचर्स को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अचानक से ऐसी कोई भी आपके साथ जीवन में चमत्कार नहीं होने वाला है, कोई छड़ी ऐसे घुमाएगा और आप पास हो जाओगे। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें मैग्नीफाइंग पावर और मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप की बात करें, ये आपका होता है विजुअल एंगल फॉर्म बाय द फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट। विजुअल एंगल formed by final image upon visual angle formed by object। तो अगर आपने माइक्रोस्कोप वाली मेरी वीडियो देखी है और लेक्चर पढ़ा है तो आपने देखा होगा ऑब्जेक्ट से जो एंगल बनता है उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। नियर बाय ऑब्जेक्ट इमेज जो बन रही है उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं। ठीक है, ये आपका होता है बीटा अपॉन अल्फा। तो हमारा सारा टारगेट क्या होगा, बीटा निकालने के, है ना। चलिए पहले कंस्ट्रक्शन सीखते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन सीखना बहुत ज़रूरी है। इसमें दो लेंस होंगे आपके, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होगा और एक आपका आईपीएस लेंस होगा। हमें कुछ इस तरह से एडजस्ट करना होगा। थोड़े से आप इसको बनाकर प्रैक्टिस करिएगा। 3-4 बार अगर आप बनाते हैं तब जाके आपके डायग्राम बहुत अच्छे बनेंगे और फिर वो आपके कॉपी में दिखता है। आप अपनी कॉपी को बहुत ही नीट एंड क्लीन, बहुत ही क्रिस्टल आपको बनाना चाहिए, ताकि अगर जो आंसर चेक कर रहा है, अब बच्चे थोड़ा समझना, आज तक जो आंसर चेक हो रही थी वो आपके स्कूल के टीचर कर रहे थे या आपके इंस्टीट्यूट के टीचर कर रहे थे, जो पर्सनली आपको जानते हैं, आपकी साइकोलॉजी को समझते हैं। तो माइट बी दे चेक लिबरली, बट आपकी जो कॉपी चेक होगी वो पता नहीं कहाँ चेक होगी, आपको भी नहीं पता चलेगा, वो आपको नहीं जानते होंगे। तो आप थोड़े समय के लिए अपने आप को ऐसे रखो कि आपके पास एक रैंडम कॉपी आती है कहीं से और आपको चेक करना है। तो आपका बिहेवियर क्या होगा, आपके पास एक आंसर शीट होगी, आपको उस आंसर शीट के हिसाब से स्टेप मार्किंग करनी होगी। अगर आपने कैजुअल कॉपी लिखा है तो आपको फिर उस मार्क्स भी आपको नहीं मिलेंगे। सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान देंगे, विश्वास मानिए आपके मार्क्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। हम लोग अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से आपको बता रहे हैं, न जाने कितनी कॉपियाँ हमने चेक कर ली है, इन सब के एक्सपीरियंस हम आपको बता रहे हैं कि बच्चा कहाँ पे मिस्टेक्स कर सकता है।
और यही एक बेनिफिट है ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में कि हम आपको आपकी कॉपी में आपको मिस्टेक्स बताते हैं, भाई यहाँ गलतियाँ आप कर सकते हो। क्वेश्चंस को बहुत सारे बच्चे गलत वे में इंटरप्रेट कर लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं। बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, बट द फ्रेम ऑफ क्वेश्चन जो वो पूछ रहा है वो उनको समझ नहीं आता कि एक्चुअली पूछ क्या रहा है। ये सब थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें टेलीस्कोप का जो काम है वो ये है कि हमें दूर से ऑब्जेक्ट इन्फानाइट पे देखी रखी हुई है, हमें किसी सेलेस्टियल बॉडी, किसी प्लैनेट्स के बारे में हमें देखना होता है, तो इन्फिनिटी पे हम इमेजिन करते हैं। दिस इज फर्स्ट रे इन्फिनिटी से आएगी, सिंपल सी बात है, यहाँ से बैंड होगी, रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, लेट से रिफ्रैक्शन होके यहाँ पे कट रही है, यहाँ पे, ठीक है। सेकंड लाइट हम लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हुए, सेकंड हम लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगे, लेट से कहीं यहाँ पे मीट हुई। अगेन मैं कह रहा हूँ डायग्राम मेरा बहुत ही नीट एंड क्लीन नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि कॉपी बनाना अलग बात होती है, डिजिटल बोर्ड पे अलग बात होती है, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको। तो आपकी इमेज बन रही है यहाँ पर, इन्फिनिटी से रे आएगी तो जहाँ इमेज बनेगी वो आपकी फोकस होगी, तो दिस इज द फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस, फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। तो ये आपका इमेज बना बी डैश ए डैश। आपको पता है जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस होता है तो हम लोग जो इमेज बनती है लेंस 1 से वो एक्ट करती है वर्चुअल ऑब्जेक्ट हैज अ फर्स्ट सेकंड लेंस, ठीक है, ये हम लोग आपको बता चुके हैं हम लोग पहले भी। ये डिस्टेंस आपकी फोकल लेंथ है फॉर आई पीस, दैट इज आई लेंस, आई लेंस। ये एंगल जो बन रहा है दैट इज अल्फा, अल्फा ऑब्जेक्ट से बनता हुआ एंगल अल्फा। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल भी आपका होगा अल्फा। मान लेते हैं इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है आपका ये, दैट इज बी ए। फिर आप ये स्टेटमेंट लिखोगे कि ए डैश बी डैश एक्ट हैज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर लेंस 2 दैट इज आई पीस, आई पीस। अब क्या करेंगे आप, यहां से पहला लाइन जाएगी, देन इट विल गो लाइक दिस, आपको रे डायग्राम बनाने आना चाहिए। दूसरा आपका लाइन ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा कुछ इस तरह से, आप इसको एक्सटेंड करेंगे, आप इसको एक्सटेंड करेंगे, एंड ऑल्सो वी विल एक्सटेंड दिस समवेयर हियर। Then image will form, image will form this side, this is your image, okay, this is your image। ये आपका फाइनल इमेज बनेगा, बी डबल डैश ए डबल डैश, बी डबल डैश ए डबल डैश। ठीक है, अब थोड़ा सा डेरिवेशन देखते हैं सर बच्चों हम लोग। ये जो आपका आई पीस है, आई पीस, ये एक्ट हैज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, एक्ट हैज अ सिंपल माइक्रोस्कोप। ये वाला एंगल आपका बनेगा फाइनल इमेज से जो एंगल बन रहा है दैट इज बीटा, this angle is alpha and also this angle is also alpha, this one, this angle is beta, this one is beta, this one is alpha, ठीक है। so tan alpha, again angle is very small, we can take tan alpha as a alpha,
ये आपको मिलेगा a डैश b डैश अपॉन f नॉट, इक्वेशन नंबर 1। नाउ द सेकेंड टास्क इज हमें a डैश और b डैश को सॉल्व करना है, a डैश और b डैश को सॉल्व करना है। तो टेक अ tan बीटा which is equal to beta is equal to a डैश b डैश अपॉन ue। अच्छा, लेबलिंग मैं आपको बता दूं फिर से, ये आपका है ue। नाउ फाइनल इमेज बन रहा है दैट इज अ ve फ्रॉम दिस वन, ये आपकी लेबलिंग हो जाएगी। ओके, बहुत ही आराम से समझने की कोशिश करिएगा। वी नो दैट मैग्निफिकेशन इज बीटा अपॉन अल्फा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अगर हम इसमें रखते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ, हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एफ नॉट अपॉन यू। तो हमें आंसर मिला मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस, दैट इज वर्चुअल, दिस वन ue। ओके, दिस इज द क्लियर कंप्लीट और डेरिवेशन। हाँ, अब आप नोट्स देखेंगे, जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किया है उसमें थोड़े से वर्डिंग वगैरह भी मैंने लिखे हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे अब इसमें है कि इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म एट आई पीस, इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म एट आई पीस, इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट आई पीस, if final image formed at eyepiece, that is nearby point D, that's V is equal to minus D, U is equal to minus UE and focal length is focus of eyepiece। क्योंकि अब आपको फोकस जो है वो eyepiece का लेना है, क्योंकि आपकी इमेज बन रही है फाइनल, उसको हम कंसिडर करेंगे। बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, by using lens formula 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u। आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 upon एफ ई इज इक्वल टू माइनस 1 upon d माइनस 1 upon माइनस यू ई। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन यू ई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। एफ ई से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए या डिवाइड कर दीजिए तो आपको मैग्निफिकेशन मिल जाएगा एफ ई अपॉन यू ई इज इक्वल टू एफ ई 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। दिस इज द अगेन you get a magnification of telescope when your image is formed at a eyepiece or nearby, that is D, when image formed nearby point, that is at eyepiece 25 centimeter। okay, एक चीज और होती है दैट इज लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप होता है आपका मॉडुलस ऑफ ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ प्लस मॉडुलस ऑफ यू ई, दैट इज लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एमसीक्यू के लिए या किसी अगर क्वेश्चन के पार्ट में बन गया तो आपको पता होना चाहिए। दिस इज अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप।
एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसकी प्रॉपर नोट्स मैंने आपको बना के दे दिया है, प्लीज़ आप उससे ज़रूर पढ़ें, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, कुछ बातें और हम आपको बताऊं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज के बारे में, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो गैप फिलिंग के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये जो मैं मिसलेनियस टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या थी कि जब मैं कॉपी चेक किया हूँ सैम्पल पेपर बच्चों के 40+ सैम्पल पेपर मैंने चेक किए, तो मुझे कुछ एक पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स दिखी बच्चों के अंदर। तो वो जो पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स है, उस पैटर्न ऑफ मिस्टेक के हिसाब से मैं मिक्स रिवीजन करा रहा हूँ, मिसलेनियस रिवीजन, ठीक है। प्लीज़ बच्चों पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपके पास टाइम नहीं है। अब है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस इन कॉन्टैक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज कॉन्टैक्ट। एक फॉर्मूला और है आपके बुक में कि जब दो लेंस को डी डिस्टेंस पे रखा जाएगा तो कितना फोकल लेंथ होगा और पावर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मान लीजिए दो लेंस है, ये दैट इज लेंस नंबर 1 एंड फोकल लेंथ इज 1 एंड सेकंड इज f2, और आपसे पूछा जाए कि इफेक्टिव फोकल लेंथ आप बताइए, इफेक्टिव फोकल लेंथ और पावर बताइए, तो मान लेते हैं इनका इफेक्टिव फोकल लेंथ है 1/fe, ये होगा आपका 1/f1 प्लस 1/f2 विथ साइन। अगर कनकेव होगा तो कनकेव का ले लेंगे साइन के साथ, कनकेव और कन्वेक्स होगा तो कनकेव एंड कन्वेक्स ले लेंगे। n नंबर ऑफ लेंस होंगे तो फॉर्मूला आपका n नंबर ऑफ लेंस के लिए वैलिड होगा। सिमिलरली पावर आपका होता है 1 फोकल लेंथ, तो आप ऐसे पावर भी निकाल सकते हैं, या पावर इफेक्टिव आपका हो जाएगा पावर 1 प्लस पावर 2 डॉट 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 पावर n, ठीक है। एक छोटा सा हैक आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए अगर आपके पास एक लेंस है और उसको हमने वर्टिकली डिवाइड किया और इसका फोकल लेंथ है f, डिवाइड करने के बाद आपको दो लेंस मिलेंगे इस तरह से, प्लेनो कन्वेक्स लेंस मिलेंगे, और मान लीजिए इसका फोकल लेंथ है कैपिटल F और इसका भी फोकल लेंथ है कैपिटल, क्योंकि इक्वली डिवाइड किया है आपने। तो जो f होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो पुराने वाले फोकल लेंथ के ट्वाइस होगी। अगेन मैंने कहा डेरिवेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। अगर मैं लेंस को हॉरिजेंटली डिवाइड करता इस तरह से, तो उस समय फोकल लेंथ सेम रहता, पहले भी f था और अभी भी f रहता। तो ये दो तरह से आपके डिवीजन हो सकते हैं, वर्टिकल डिवीजन एंड हॉरिजेंटल डिवीजन। वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल डिवीजन, ओरिजिनल। अब आपके सवाल में आना चाहिए कॉन्वेक्स के लिए बताया, कनकेव के लिए सेम होगा, ठीक है, सेम होगा दोनों में। अब आपके बुक में कैज़िग्रेन टेलीस्कोप है या रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप है, तो वो नोट से आप पढ़ लीजिएगा, कुछ नहीं है, उसका कंस्ट्रक्शन और थ्योरी पढ़ना है, वो हो जाएगा आपसे, ठीक है। ऑप्टिक्स में मेरे हिसाब से जितने भी मिसलिनियस टॉपिक्स थे वो सारे मैंने करा दिए। अगर मैं आपसे 2 मिनट बात करूँ और बोलूँ कि ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ लेना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है ऑप्टिक्स में, तो एक तो जितने डेरिवेशन है वो आपके फिंगर टिप पे होने चाहिए, A4 शीट में आप बना लीजिए। रिफ्रैक्ट लेंस मेकर फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स आ सकता है, लेंस मेकर फॉर्मूला आपके पास होना चाहिए, उस पर आपके कम से कम
10 to 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। प्रिज्म पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रिज्म पे क्वेश्चंस आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मिनिमम एंगल डेविएशन पे आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। प्रिज्म पे तो देखो हर पेपर में अभी तक देखने को मिला है प्रिज्म। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे भी मिला है मुझे देखने को क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन मेरे को देखने को मिल रहा है कि विद द हेल्प ऑफ सुटेबल रे डायग्राम डिराइव रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट लेंस u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, image distance v and radius of curvature r for a convex spherical surface and when ray of light traveling from rare to denser medium। कुछ क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस करिए। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तो इन अगली क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ाएंगे। चूँकि सीबीएसई पॉइंट व्यू से इसका वेटेज 2 to 3 मार्क्स है, बट इसे हमें पढ़ना होगा। खासकर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको यहाँ से पढ़ना चाहिए, इनके स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट। स्टार्ट डूइंग सैम्पल पेपर।